नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और ये जो सेशन है अभी तो हम जीआईसी वाले बच्चों के लिए करा रहे हैं, लेकिन इसकी समान रूप से उपयोगिता यूपी पीसीएस में भी है, लोअर पीसीएस में भी है, आरओ की परीक्षा में भी है और जीआईसी में तो आपके है ही है। तो ऐसे में यूपी कमीशन से संबंधित जितने भी बच्चे तैयारी में हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। इसीलिए ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि पर्टिकुलर किसी एक परीक्षा को लेकर के नहीं लिखा गया है। तो ऐसे में यूपी कमीशन की सभी परीक्षाओं के लिए ये समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें हम क्या चर्चा करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों को। और आप लोग जानते हैं कि हमारे जो प्रदेश में है, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, खड़ी बोली और कन्नौजी, ये प्रमुख बोलियां हैं। और हम एक एक करके इन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो तो प्रश्न बनते रहते हैं। तो 20 मिनट समय दीजिएगा, आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। और देखिए, संस्थान जीआईसी जीडीसी के मेंस आंसर राइटिंग के बैच भी चला रहा है। तो जो बच्चे जीडीसी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बोलियों की चर्चा होने जा रही है और इसमें सबसे पहली बोली हमारी है अवधी। अब अवधि मतलब अवध क्षेत्र से संबंधित बोली है। तो आप लोग क्षेत्र तो समझ ही रहे होंगे कि अयोध्या, भाई जो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, वो अवध था। तो अयोध्या और इसके आसपास के जिलों जैसे गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर आदि जिलों में ये क्या है, बोली जाती है। कौन सी भाषा? अवधी भाषा बोली जाती है। फिर इसमें अगर देखेंगे कि प्रमुख साहित्यकार और रचनाएं इनकी क्या हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं तुलसीदास। और अवध प्रांत में क्या इनकी जो रचना है रामचरितमानस, उसकी ख्याति तो पूरे भारत में है। और इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी है। विनय पत्रिका इनकी प्रमुख कृति है। कवितावली है, हनुमान चालीसा है, जो हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके रचयिता भी कौन है? तुलसीदास जी हैं। और दोहावली है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि तुलसीदास किस विधा के, मतलब किस भाषा के जो है साहित्यकार थे। साहित्यकार तो ये लोग थे नहीं, ये लोग भक्त कवि थे। तो बेसिकली इनकी भाषा अवधी थी, लेकिन कुछ रचनाएं इन्होंने ब्रज भाषा में भी की हैं। ठीक है। फिर अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, बाबा रामचरण दास हैं, महाराज रघुराज सिंह हैं। फिर अगर मुहंडनों में आप देखेंगे तो मुल्ला दाऊद हैं, और इनकी रचना याद रख लीजिए, चंदायन है। और हिंदी साहित्य की पहली क्या है, ये सूफी प्रेमाख्यानक रचना मानी जाती है। किसकी? मुल्ला दाऊद की चंदायन। इसी तरीके से कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती है। और मंझन की रचना क्या है? तो मधुमालती है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए, जायसी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। और पद्मावत के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और उनकी पत्नी पद्मावत की कहानी है, प्रेम का वर्णन है। और किस तरीके से फिर इसमें पद्मावत की जो एक सौतन आ जाती है, नागमती शायद नाम रहता है, तो उनके विरह का भी वर्णन है। बहुत सुंदर रचना है, इसे समय निकाल करके पढ़िएगा जरूर आप लोग। तो ये इनके आपने सबसे पहले क्षेत्र को देखा अवधि के, फिर रचनाकारों को देखा, उनकी प्रमुख रचनाओं की चर्चा हो गई। अब इनकी विशेषता है कि मतलब इनमें जो शाब्दिक विशेषता है वो कैसे आप पकड़ेंगे कि अवधि है। तो देखिए, इसमें क्या है कि चलब, करब, जाब, अहे, बाटे, बाटिन, दुई, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। और देखिए, इसकी व्याकरणिक विशेषताएं बहुत ज्यादा हैं। यहाँ अगर हम व्याकरणिक विशेषताएं बताने लगेंगे तो आप लोग उलझ जाएंगे
और चूंकि आप लोग का बैकग्राउंड नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है, बस इतनी चीजें जान जाइए, आप लोग अपनी परीक्षा में चीजों को कर लेंगे। क्योंकि हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहा है हिस्ट्री के साथ साथ, तो हम लोग उसको विस्तार से पढ़ते थे, लेकिन चूंकि आप लोग को इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो बस जिस शब्द के अंत में चलब करब जाबे अहे बाटे बाटिन दुई आदि शब्द आ जाए, तो समझ लीजिए किस भाषा का शब्द है, वो अवधी भाषा का शब्द है। और अवधी भाषा से संबंधित जो है प्रश्न कैसे आपकी परीक्षा में बनेंगे, जो जीआईसी वाले बच्चे हैं, तो अवधी बोली का प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो अवध और उसके आसपास का क्षेत्र, मतलब वर्तमान अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र। अवधी भाषा का प्रमुख कवि कौन है, तो ये तुलसीदास है। इनसे प्रमुख कवि कौन हो सकते हैं? फिर पद्मावत के रचनाकार कौन है, मैंने पीछे बताया जायसी है। कवितावली में तुलसीदास ने किस बोली का अधिक प्रयोग किया है, तो देखिए तुलसीदास मुख्यतः अवधी भाषा के संत कवि हैं, लेकिन जो इनकी रचना है कवितावली, तो इसमें इन्होंने क्या है, तो ब्रज भाषा का सर्वाधिक उपयोग किया है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा। फिर अवधी की भाषा प्रकृति कैसी है, तो सरल है, सहज है और मधुर है। रामचरितमानस की चीजें तो आप देखते ही होंगे, तो कितना वो कर्ण प्रिय मतलब लगता है, तो वही चीजें हैं, वो अवधी में ही रची गई पुस्तक है। तो ये चीजें हो गई। तो चलिए अवधी खत्म हो गया, अब हम आते हैं भोजपुरी। क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे तो भोजपुरी मतलब भोजपुर, भोजपुर कहाँ है, तो ये बिहार में बेसिकली है। तो बिहार के भोजपुर के आसपास बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाई, भोजपुरी। और भोजपुरी जो भाषा है, बोली है, वो बिहारी उपभाषा की प्रमुख बोली है। मतलब ये बिहारी उपभाषा की प्रमुख बोली है, और मूलतः यह बिहार के राजा भोज के वंशजों के क्षेत्र भोजपुर में बोली जाती है। आज भी बिहार का जो भोजपुर है, बेसिकली भोजपुरी भाषा का केंद्र वही है, और इसीलिए आप देखेंगे जितना पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है, उससे ज्यादा कहीं भोजपुरी का विस्तार बिहार में है। वर्तमान में यह पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी के साथ साथ बिहार के कई जिलों में बोली जाती है। तो बिहार के तो कई जिलों में बोली ही जाती है, साथ साथ जो है वो बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, फिर गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, इन सब क्षेत्र में किसका प्रसार प्रचार है, तो यही भोजपुरी भाषा का। यह भाषा भारत के बाहर मॉरिशस आदि देशों में भी बोली जाती है, क्योंकि वहां आप देखेंगे कि जो भारतीय मूल के लोग और बेसिकली पूर्वांचल और बिहार जो भोजपुर वाला क्षेत्र है, वहां के लोग बहुत ज्यादा मॉरिशस में पाए जाते हैं, मतलब वहां जाकर के उनके पूर्वज बस गए थे, तो इसीलिए इस भाषा का विस्तार मॉरिशस में भी हो गया है। प्रमुख रचनाकार कौन, तो सबसे प्रमुख रचनाकार कबीरदास हैं। वैसे कबीरदास किसी एक भाषा के कवि नहीं है, वो तो भाषा के डिक्टेटर थे, कहा ही जाता है। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और इनकी भाषा क्या थी, तो पंचमेल खिचड़ी थी, जिसमें सभी भाषाओं का मिश्रण मिल जाता था। तो इसमें कबीरदास की जो रचनाएं हैं और जिनका संकलन बीजक में हुआ है, तो आप देखेंगे कि अवधी के भी पुट, भोजपुरी के भी पुट उसमें दिखाई देते हैं। फिर इसके जो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो भिखारी ठाकुर हैं, और बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार होते हैं भोजपुरी भाषा के। इनकी रचना है विदेशिया और बेटी बिछुआ। तो विदेशिया और बेटी बिछुआ किसकी रचना है, भिखारी ठाकुर की है। इसी तरीके से एक हीरा डोम होते हैं, और इनकी जो रचना है वो अछूत की शिकायत है। और वर्तमान में भोजपुरी क्या है, तो सिनेमा के माध्यम से और भी अधिक प्रसारित हो रही है। और भोजपुरी सिनेमा जिस गति से बढ़ रहा है, हालांकि अगर उसमें थोड़ा सा जो अश्लीलता का पुट है उसको हटा दिया जाए, तो ये और ज्यादा दीर्घजीवी होगा। और भोजपुरी सिनेमा को लेकर के आप लोग देख ही रहे होंगे कि
जैसे मनोज तिवारी हैं, रवि किशन शुक्ला हैं, फिर निरहुआ हैं, दिनेश लाल यादव करके हैं, और पवन सिंह हैं। तमाम अभिनेत्रियां काम कर रही हैं भोजपुरी के क्षेत्र में, और एक अच्छा खासा मार्केट हो गया है भोजपुरी सिनेमा का। और अगर भोजपुरी जो भाषा है उसके अगर शब्द को आपको पकड़ना हो तो क्या है इसमें, आइल, गैल, सूतल, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि सो रहे हैं, तो अगर भोजपुरी में कोई कहेगा तो क्या कहेगा, सूतल है, मतलब सो रहे को सूतल है। खाइल जाला, जाइल जाला, जाय दिहल, मतलब हम लोग कहते हैं जाने दो यार या जाए दो, तो ये लोग क्या कहते हैं, जाय दिहल। फिर देखत जात, वर्तमान काल में क्या कहते हैं, देखने को, देखत जात। भूतकाल में क्या होगा, देखली। और देखब, ये क्या हो गया भविष्य काल में, कि देखेंगे को क्या कहते हैं भोजपुरी में, कि देखब। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हो गई। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लीजिए। तो विदेशिया किस बोली की नाट्य रचना है, तो बोली हो गई भोजपुरी, और इसके रचनाकार कौन हो गए, तो भिखारी ठाकुर हो गए। और इन्हीं की एक प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो बेटी बिछवा, जो मैंने पीछे बताया है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बेटी बिछवा। फिर भोजपुरी में रउआ का मानक हिंदी रूप क्या है, तो जैसे हम लोग अपने से बड़े लोगों को आप संबोधित करते हैं, तो रउआ मतलब बड़े लोगों को आप का संबोधन है, तो ये आप से संबंधित रउआ। और भोजपुरी में कैसे का मानक हिंदी रूप क्या है, तो कैसे मतलब कैसे, हम लोग जिसको कैसे कहते हैं भोजपुरी में कैसे कहा जाता है। इसी तरीके से भोजपुरी की एक प्रमुख भाषिक विशेषता लिखिए, तो भोजपुरी की जो प्रमुख भाषिक विशेषता क्या है, तो बोलचाल की जीवंतता है इसमें, और जन सामान्य की बोली है। जो भोजपुरी जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है वो बेसिकली वहां के क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा बोली जाती है, और बेसिकली ये जन सामान्य की बोली होती है। और यही बोली जब व्यापक स्तर पे प्रसार पाती है, इसमें साहित्य की रचना होती है, और फिर इसे अगर व्याकरणबद्ध कर दिया जाता है, तो यही बोली के आगे चल करके विकास हो जाता है भाषा में, और फिर ये रूढ़िवादी हो जाती है, मतलब फिर इसके व्याकरण डेवलप हो जाते हैं। तो ये बोली और भाषा में अंतर भी है। ठीक है, अब ब्रज भाषा को देखते हैं। तो ब्रज क्षेत्र की भाषा है ये, और ब्रज क्षेत्र मतलब कौन सी भाषा, मथुरा और आगरा के क्षेत्र की। इसका विस्तार आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, बदायूं जिले से है। तो देखिए क्षेत्रीय विस्तार इसलिए आप जानते रहिए, क्योंकि जैसे ही आप जानेंगे अच्छा ये वहां बोली जाती है, तो जैसे ही आपके जेहन में इसका क्षेत्रीय विस्तार आएगा, तो चूंकि आप लोग भाई मिलते जुलते रहते हैं, आप लोग के दोस्त रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, तो आप लोग फिर अगर कोई इधर का होगा, कोई पूर्वांचल का होगा, तो पूर्वांचल वाला पश्चिम वाले जो खड़ी बोली है या जो ब्रज भाषा है, तो उसकी भाषा को वो पकड़ेगा, टोन पकड़ेगा। और इधर के लोग हैं तो वो पूर्वांचल वाली बोली जो भोजपुरी है, अवधी है, उसको देखेंगे कि कैसे लोग बोलते हैं। इससे क्या है कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, और आपको जानने में भी सहूलियत होती है। अधिकतर भक्ति साहित्य तथा लगभग समस्त रीतिकालीन साहित्य की रचना किसमें हुई है, तो ब्रज में हुई है। मतलब भक्ति संतों की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, या तो वो अवधि में है, और अवधि में नहीं है तो सारे मैक्सिमम किसमें है, तो ब्रज में है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रीतिकाल का समय आता है, भक्ति काल के बाद रीतिकाल आता है, रीतिकाल के बाद फिर क्या आता है, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी उसको बटा हुआ भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, इस तरीके से। तो हम उधर नहीं जाएंगे। मतलब भक्ति काल की अधिकांश रचनाएं और रीतिकाल की तो लगभग सभी रचनाएं इसी भाषा में हुई हैं, किसमें, ब्रज भाषा में। प्रमुख रचनाकार यदि आप देखेंगे तो सूरदास हैं। रचना कौन सी है, तो सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य लहरी है। इसी तरीके से नंददास है, इनकी रचना क्या है, तो रास पंचाधाई है और भंवर गीत है। देखिए इन लोगों ने रचनाएं तो बहुत करी, लेकिन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है, और मुझे भरोसा है कि इस क्लास से आपको मतलब जो आपकी परीक्षा है उससे बाहर चीजें नहीं होंगी,
तो काम की चीजें यहाँ दे दी जा रही है और परीक्षा के पहले आपको इतने ही पढ़ने की जरूरत है। अब ये नहीं है कि पूरा इसी को लेकर के रिसर्च करने बैठ जाइए और बाकी और सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाए। भूषण है तो इनकी रचना क्या है, तो शिवराज भूषण है और ये बेसिकली शिवाजी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। जो मराठा सरदार राजा रहते हैं शिवाजी। फिर बिहारी, तो बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। और रसखान, तो रसखान की रचना है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ब्रज भाषा में कुछ रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी मिलती हैं। भले ही ये खड़ी बोली के आधुनिक भारत में उसके उन्नायक होते हैं, लेकिन आरंभ में इनकी कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी मिलती हैं, तो ऐसे में आप इनकी भी चर्चा कर सकते हैं। अब अगर इनकी जो शाब्दिक विशेषताओं को देखेंगे तो इसमें गया को ये लोग क्या कहते हैं, गयो। भला को भलो, मोको, मेरो, कछु, को, आप, को मतलब ये कौन है, हम लोग कहते नहीं कौन आया, तो ये लोग कहेंगे को आया है। तो इस तरीके की चीजें हैं। तो अगर गयो, भलो, मोको, मेरो, कछु, को, आप, को ऐसे शब्द आ रहे हैं तो आप सहज जान जाइए कि ये कैसी किस भाषा के शब्द है, तो ये ब्रज भाषा के शब्द हैं। अब इससे संबंधित अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो सूर सागर के रचनाकार कौन है, तो सूरदास है, मैंने पीछे ही बताया है। और देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ब्रज भाषा में कछु का मानक हिंदी रूप क्या है, तो आप लोग सहज ही अंदाजा लगा लेंगे, कुछ है। फिर बिहारी सतसई किस बोली की रचना है, तो बिहारी सतसई ब्रज भाषा की रचना है। कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़ी प्रमुख बोली क्या है, तो कृष्ण भक्ति परंपरा, भाई इसका विकास ही ब्रज क्षेत्र में हुआ है, तो कृष्ण भक्ति परंपरा की जो महत्वपूर्ण बोली है वो ब्रज है। जैसे राम भक्ति परंपरा की महत्वपूर्ण बोली कौन सी है, तो वो अवधी है। अवधी क्या है, तो ये राम भक्ति परंपरा की बोली है। ठीक है। इसी तरीके से रसखान की प्रमुख रचना प्रेम वाटिका है और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो ब्रज की भी चीजें खत्म होती हैं। अब हम आते हैं चौथे नंबर की जो हमारे प्रदेश की महत्वपूर्ण बोली है, खड़ी बोली। और खड़ी बोली का विकास आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो आप अमीर खुसरो की रचनाओं में खड़ी बोली का विकास देख सकते हैं। और उसके बाद जो वास्तविक इसका विकास होता है वो भारतीय युग के बाद आधुनिक काल में होता है। तो खड़ी बोली हिंदी भाषा का स्रोत है। जो वर्तमान में हम हिंदी बोल रहे हैं इसकी स्रोत कौन सी भाषा है, यही खड़ी बोली है। इसके अंतर्गत मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि जिले आते हैं। ठीक है। चूंकि यह पूरा क्षेत्र प्राचीन काल में कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था, अतः इसे कौरवी भी कहा जाता। तो खड़ी बोली का एक उपनाम क्या है, कौरवी। तो अगर कौरवी के बारे में आए तो आप यही विशेषता बताएंगे। और इसके पीछे का क्या है, तो आप जब 16 महाजनपद को पढ़े होंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण महाजनपद कुरु महाजनपद होता है। और चूंकि ये जो क्षेत्र है जहां ये भाषा बोली जाती है खड़ी बोली, तो ये उसी क्षेत्र में बोली जाती है, इसीलिए खड़ी बोली का एक नाम क्या पड़ गया, कौरवी पड़ गया है। तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। और मैंने पीछे ही बताया था कि अमीर खुसरो से लेकर के भारतेंदु तथा उनके बाद आधुनिक काल के साहित्यकारों की अभिव्यक्ति का क्या है, तो ये माध्यम रही है। और उसके बाद भारतेंदु काल के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं खड़ी बोली के क्षेत्र में, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी होते हैं। और यहीं से खड़ी बोली क्या है, अपनी जो है प्रसिद्धि को पाती है। और धीरे धीरे फिर ये आगे छायावाद होता है, फिर प्रगति प्रयोग होते हुए और वर्तमान स्वरूप को पाती है। ठीक है। तो इसकी शाब्दिक अगर विशेषताएं देखेंगे कि इसकी शाब्दिक विशेषताएं क्या है, तो ये जैसे खुशबू एक शब्द है, तो ये लोग क्या कहेंगे जो खड़ी बोली वाले, तो ये खुशबू न बोल करके खशबू बोलेंगे, खशबू। और हम जहां दिल्ली में रहते हैं तो हमारे बगल एक अंकल जी हैं, तो उनकी बहू जो है उनका नाम है खुशबू। तो वो अपनी बहू को जब भी बुलाते हैं तो वो खुशबू न बुला करके एक खशबू, तो ऐसे बुलाते खशबू।
तो आज चूंकि जब हम ये चीजें पढ़े तो मुझे लगा कि देखिए इसका जो है यही प्रत्यक्ष उदाहरण घर के बगल में ही है। फिर अंगूठा है, तो ये अंगूठा को पूरा अंगूठा नहीं कहेंगे, ये केवल गूंठा कहेंगे। औरत है तो ये औरत कहते हैं, हमारी औरत। बड़ा है तो ये जो बिंदी है इसको ये लोग इग्नोर कर देते हैं, बड़ा। और जब भी हम यूपीएससी की कॉपी चेक करते हैं, या जो बच्चे हमको कॉपी दिखाने लाते हैं मेंस आंसर राइटिंग की, हिस्ट्री ऑप्शनल की, तो ऐसे में जो खड़ी बोली वाले क्षेत्र के होते हैं वो ये बिंदी तो लगाते ही नहीं अपने आंसर राइटिंग में। वो बड़ा, खड़ा, पड़ा, तो बड़ा, खड़ा, पड़ा, इस तरीके की चीजें लिखते हैं। और उस पर मैं बार बार टोकता हूं, लेकिन क्या करिएगा, वो उनके बोली में है, जब वो बोलते ऐसे हैं तो वही लिखते भी हैं। लेकिन वो बच्चे नहीं जानते हैं कि ठीक है आपकी ये बोली है, लेकिन यूपीएससी में आपका नंबर इसके लिए क्या होगा, कट जाएगा। अभी जैसे भूख है तो भूख है ना, ख, लेकिन ये क्या कहेंगे, भूख कहेंगे, भूख, जबकि है क्या, भूख। फिर जिह्वा, जिह्वा को भाई जीभ, जीभ है होता है ना, लेकिन ये कहेंगे जीभ, जीभ। और लेड़ा, देड़ा, खाड़ा, तो ये सारी चीजें यदि आ रही हैं तो आप समझ जाइए कि ये खड़ी बोली शब्द है। और खड़ी बोली की यदि विशेषताओं को आप देखेंगे तो मतलब संबंधित प्रश्न को, तो खड़ी बोली किस साहित्यिक काल में सर्वाधिक समृद्ध हुई थी, तो आधुनिक काल में हुई थी। फिर खड़ी बोली की वाक्य रचना सामान्यतः कैसी है, तो स्पष्ट है और व्यवस्थित है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है, प्रिय प्रवास है। किसका है, अयोध्या सिंह हरिउपाध्याय का है, अयोध्या सिंह हरिऔध का है। और प्रिय प्रवास का विषय क्या है, तो जब प्रिय मतलब कौन, कृष्ण भगवान प्रवास कर जाते हैं, कहाँ के लिए प्रवास कर जाते हैं, वृंदावन से मथुरा के लिए, तो इसी पे ये रचना है, बहुत सुंदर रचना है, पढ़िएगा आप लोग। फिर खड़ी बोली को गद्य की व्यवस्थित रूप देने में किस युग का महत्वपूर्ण योगदान था, तो जो खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ, मैंने पीछे ही बताया कि अमीर खुसरो ने कुछ प्रयास किया था, लेकिन फिर उसके बाद जो भक्ति काल और रीति काल का दौर था वो बेसिकली ब्रज और अवधि का दौर था। और ब्रज और अवधि की आंधी में खड़ी बोली टिकी नहीं। जब ब्रज और अवधि की आंधी समाप्त हुई तब पुनः ये आधुनिक काल में भारतेंदु के समय में प्रतिष्ठित होती है। तो वैसे में खड़ी बोली गद्य का आधुनिक भारत में विकास जो होता है वो भारतेंदु युग के समय में हुआ है, ठीक है। अब अगला जो प्रमुख बोली है बुंदेली। बुंदेली मतलब जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहां ये बोली जाने वाली भाषा है। और बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले कौन से हैं, तो बांदा है, चित्रकूट है, झांसी है, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर आदि जिले हैं। और अगर इसमें साहित्यकारों को देखेंगे तो जगनिक हैं, जिनका आल्हा खंड बहुत महत्वपूर्ण है, केशवदास हैं, चंद्रबरदाई हैं, पद्माकर भट्ट हैं, लाल कवि हैं और ईसरू हैं। और इन्हें जो क्या है तो फाग सम्राट भी कहा जाता है। मतलब एक होता नहीं कि फाग एक गायन की प्रक्रिया होती है, तो उसके ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। और इसकी अगर शाब्दिक आप विशेषताओं को देखेंगे तो ये लोग मुझे को क्या बोलेंगे, यदि हम लोग तो मुझे बोलते हैं तो ये लोग मोए या मोकू बोलेंगे। हमारा का क्या बोलेंगे, हमारो बोलेंगे। कुछ का क्या बोलेंगे, कछु बोलेंगे। और माता को क्या कहेंगे, तो माता को ये लोग महतारी, मतलब जो इनका रीजनल लैंग्वेज बुंदेली की जो विशेषता है, तो बुंदेली में माता को बेसिकली महतारी कहा जाता है। और जो हम लोग मॉर्निंग को सुबह कहते हैं या सुबह या मॉर्निंग, तो यहाँ बुंदेली में क्या बोला जाएगा, बिहान बोला जाता है। और फिर एक होता नहीं कि गुहार माने पुकारना, बुलाना, तो गुहार लगाना होता है। फिर ढेर का क्या बोलते, ढेरो हो गया। ये इसकी प्रमुख शाब्दिक विशेषताएं हैं। और इसमें प्रश्न क्या बनेंगे, तो सबसे पहले बुंदेली लोक परंपरा में आल्हा किस रस से जुड़ा हुआ है, तो आल्हा जो है वो वीर रस से जुड़ा हुआ है। ये जानते रहिए आप लोग, आल्हा खंड जो है पूरी तरीके से वीर रस की रचनाएं हैं।
बुंदेली लोक काव्य में किस भाव की प्रधानता है? तो बुंदेली जो लोक काव्य है ये वीरों की भूमि है, राजा छत्रसाल की भूमि है, आल्हा रुदल की भूमि है। तो यहाँ क्या है, वो शौर्य और ओज की चीजें यहाँ प्रमुखता से दिखाई देती हैं। फिर इसी तरीके से बुंदेली लोकगीतों में फाग परंपरा किस कवि से शुरू हुआ? तो मैंने पीछे ही बताया है कि बुंदेली लोकगीतों में फाग परंपरा ईश्वरी से शुरू हुआ था, एकदम याद रख लीजिएगा। और बुंदेली में जाबो का मानक हिंदी रूप क्या है? तो मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कल जाऊंगा, तो ये लोग कहेंगे कल जाबो, मतलब कल जाऊंगा को कल जाबो, मतलब कल जाएंगे हम। बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है? तो बुंदेली जो है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह की क्या है, बोली है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और अब सबसे अंत में हमारी जो भाषा बचती है, बोली बचती है सारी, वो कन्नौजी है। तो कन्नौजी में देखिए कि यह बोली कन्नौज, कन्नौज कहाँ है? तो कानपुर और इटावा के आसपास है कन्नौज, और उसके आसपास के जिलों जैसे फर्रुखाबाद, इटावा, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई आदि जिले में ये बोली जाती है। यह बोली ब्रज भाषा और अवधी का मिश्रण है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न तो यहीं से बन सकता है कि कन्नौजी जो बोली है उसमें किन दो भाषाओं का मिश्रण है? तो ब्रज भाषा प्लस अवधी का मिश्रण है। और हो भी क्यों ना भाई, कन्नौज से जितनी दूरी पर ब्रज क्षेत्र है उतनी ही दूरी पर लगभग लगभग क्या है, या थोड़ा ज्यादा दूरी पर अवध वाला क्षेत्र है। तो ऐसे में इस पे अवधी का भी प्रभाव है और ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। वही यहाँ बता रहे कि यह बोली ब्रज भाषा और अवधी का मिश्रण है, जो पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। और ये पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, ये भी आप लोग जानते रहेंगे। जैसे भोजपुरी क्या है? तो भोजपुरी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है। इसका विस्तार प्राचीन पांचाल क्षेत्र के आसपास हुआ, अतः इसे पांचाली भाषा भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। कन्नौजी को एक भाषा, जैसे वहां मैंने खड़ी बोली को क्या कहा था, कौरवी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुरु महाजनपद के आसपास बोली जाती थी। तो उसी तरीके से पांचाल महाजनपद भी, जब आप 16 महाजनपद पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल के बाद, उत्तर वैदिक काल के बाद ये महाजनपद अस्तित्व में आते हैं। और बेसिकली जैन और बौद्ध धर्म का जब उत्थान हो रहा होता है तो उसमें कुरु और पांचाल, तो कुरु के बारे में मैंने पीछे बताया कैसे वो खड़ी बोली से संबंधित है, और पांचाल जो है तो वो पांचाली इसीलिए कहा जाता है। और जो पांचाल महाजनपद था उसका भी विस्तार इन्हीं क्षेत्रों में था, तो इसीलिए इस बोली को क्या कहा जाता है, पांचाली भी कहा जाता है। और अगर इसके शाब्दिक विशेषताओं को देखेंगे तो मुझे को ये क्या कहते हैं, मोहे, तुझे को तोहे, धोबी, धोबिन, मास्टरनी। जैसे मास्टर साहब हैं तो उनकी पत्नी को ये क्या कहेंगे, मास्टरनी कहेंगे। डॉक्टर साहब हैं तो उनकी पत्नी को डॉक्टरनी। जाट है तो जाट की पत्नी को जाटिन कहेंगे। गया है तो गया है तो इसको गैया कहेंगे। औकात, हम लोग बोलते नहीं कि क्या औकात है, तो औकात बोलेंगे, औकात बोलेंगे। और हमका, तुमका, अगर इन सब शब्दों को आप देखेंगे भाषा में तो समझ जाइए कि ये कन्नौजी मिश्रित भाषा है। ठीक है। और कन्नौजी से भी आप संभावित प्रश्न देखेंगे तो कन्नौजी में तुम्हें को बोलीगत रूप क्या है, तो तुम्हें को तुमका ये कहते हैं। इसी तरीके से कन्नौजी की साहित्यिक अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम क्या है, तो कन्नौजी जो बोली है उसका साहित्यिक अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम लोकगीत है। ठीक है। और कन्नौजी की एक भाषा, कन्नौजी की एक भाषिक पहचान लिखिए, तो इसकी भाषिक पहचान वही हो गई जो मैंने पीछे बताया कि ब्रज और अवधी का क्या है, तो ये मिश्रण है, एक मध्यवर्ती बोली है। कन्नौजी और ब्रज में किस स्तर पर समानता मिलती है, तो कन्नौजी और ब्रज में ध्वनि और शब्द रूपों में क्या है, तो समानता मिलती है। और कन्नौजी में जय हो का मानक हिंदी रूप क्या है, तो कन्नौजी में जय हो का मानक हिंदी रूप क्या है, तो जाओगे। ठीक है। तो ये आज का सेशन पूरा आपका कंप्लीट हो गया, और इस सेशन के माध्यम से आप
के पाठ्यक्रम से संबंधित उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख 6 बोलियां थी, हमने उन सभी की चर्चा कर दी, उनका क्षेत्रीय विस्तार देख लिया, उनसे संबंधित प्रमुख रचनाएं देखी, प्रमुख रचनाकारों की चर्चा हुई। फिर हमने देखा कि उनकी भाषागत ध्वनिगत विशेषता क्या है, शाब्दिक विशेषता क्या है, वो सब चीजों को संक्षेप में देखे और फिर संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं वो मैंने चर्चा करी। तो आज का सेशन यहीं तक था और चूंकि आप लोगों की परीक्षा बहुत अब कम समय बचा हुआ है, आधा समय तो आप लोगों ने इस चक्कर में गंवा दिया कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, जबकि संस्थान हमेशा कह रहा था कि परीक्षा ऑन टाइम होगी, लेकिन आप लोग हैं कि मानते नहीं हैं। ये सारे हमारे संस्थान के ही ऐप हैं। एक तो हमारा समृद्धि आईएएस का ऐप है, तो इसे आप जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा और ये टेलीग्राम पे भी हमारे मिल जाएगा। अब ये दोनों ज्वाइन कर लीजिए। आयोग मतलब संस्थान के लोग कहाँ डालते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ से लेते हैं। और ये सारे हमारे चैनल है, तो अभी तक आप लोगों ने इन्हें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।